आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां जहां कांग्रेस ने कदम रखा वहां वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का काम पक्का हो गया। मोदी ने लोगों से कहा कि अगर दलालों और दामादों से बचना है तो कांग्रेस से दूर रहना होगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसानों और नौजवानों की दुश्मन है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। मोदी आज हरियाणा में थे। सोनीपत की इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। मोदी ने कहा, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि सत्ता तो नहीं मिलेगी, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। आज हरियाणा में कैंपेन फुल स्विंग में था। मोदी के अलावा नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल और मायावती जैसे बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन किया। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की 2 पब्लिक मीटिंग्स हुई। राहुल गांधी ने अपनी आदत के मुताबिक अंबानी और अडानी का जिक्र किया। मोदी पर सब कुछ अंबानी और अडानी को देने का इल्जाम लगाया। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह बात बुरी लगी कि राहुल जम्मू पर फोकस करने के बजाय बार बार वैली में कैंपेन करने क्यों आ रहे हैं, और यह बात उन्होंने कह भी दी। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को घेरा। केजरीवाल ने कंगना रनौत के बयान का सहारा लिया, लेकिन कंगना ने माफी मांगकर बयानबाजी पर पानी फेर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नरेंद्र मोदी की बात। आज सोनीपत में मोदी की रैली में आसपास की 21 असेंबली सीटों के बीजेपी उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी का कैंपेन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अब कुमारी शैलजा को मना लिया गया है, इसलिए कल राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली होगी और उसमें मंच पर कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा में तो वोटिंग 5 अक्टूबर को होनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। आज सेकेंड फेज में जम्मू की 11 और वैली की 15 सीटों पर रिकॉर्ड पोलिंग हुई। शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोट डाले गए, जो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जिनमें अब से पहले वोटिंग का बहिष्कार किया जाता था। पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहते थे। कई तो ऐसे पोलिंग बूथ होते जहां एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचता था। लेकिन आज नजारा अलग था। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली में हुई। रियासी जिले की 3 विधानसभाओं में 74% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। पुंछ में भी लगभग 74% वोट पड़े, जबकि राजौरी में लगभग 70% वोटिंग हुई। उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस से आज एक नई प्रॉब्लम हुई। आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी तीसरे फेज के कैंपेन के लिए जम्मू कश्मीर में थे। राहुल की एक रैली सोपोर में हुई, दूसरी जम्मू में। राहुल ने अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 6 रैलियां की हैं, 3 जम्मू रीजन में और 3 वैली में। ये बात उमर अब्दुल्ला को खटक रही है। उमर ने कहा, कांग्रेस को जम्मू रीजन में ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए राहुल को वैली के बजाय जम्मू पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय राहुल गांधी कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से अलायंस इसलिए किया था कि जम्मू रीजन में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और इस पर राहुल को सोचना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। आई होप दैट बड़ी अच्छी बात है कि राहुल रैली कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर की 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद राहुल गांधी अपना ध्यान जम्मू पर लगाएंगे, क्योंकि आखिर में ये अहम नहीं है कि कांग्रेस कश्मीर में कैसा प्रदर्शन करती है। कांग्रेस का प्रदर्शन जम्मू में कैसा रहेगा, ये ज्यादा अहम है। और बदकिस्मती से कांग्रेस ने जम्मू के मैदानों में उतनी मेहनत नहीं की है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हमने गठबंधन में जम्मू की ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी हैं, फिर भी जम्मू में अभी कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू भी नहीं हुआ है और अब तो प्रचार के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जब घाटी की एक सीट पर प्रचार करके फारिग हो जाएंगे तो कांग्रेस अपना पूरा ध्यान जम्मू के मैदानी इलाकों पर लगाएगी। बदलापुर में छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ
घिनौनी हरकत करने वाले अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के केस में अब जमकर सियासत हो रही है। चूंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एनकाउंटर पर शक जाहिर किया, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब मुंबई पुलिस और एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरने में लगे हैं। असल में आज एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे के पिता की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले में कई कड़े सवाल पूछे, कई कड़े कमेंट्स किए। हाई कोर्ट ने पूछा, 4 पुलिस वालों की मौजूदगी में आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन ली, फायरिंग कर दी, ये बात गले नहीं उतरती। अदालत ने कहा कि पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 3 फायर किए, एक गोली पुलिस अफसर के पैर में लगी, तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? पुलिस ने आरोपी के पैर या हाथ में गोली क्यों नहीं मारी? सीधे सिर पर निशाना क्यों मारा? इसलिए पहली नजर में गड़बड़ तो लगती है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो फिलहाल इस केस में मेरिट के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते। अगली तारीख पर सारे तथ्य और सबूत अदालत के सामने पेश की जाएं। जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर सिद्धारमैया की मुश्किलें आज बढ़ गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज करने और मैसूरू की लोकायुक्त पुलिस को इस मामले की जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस से 3 महीने के अंदर इस मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लेकिन सिद्धारमैया ने आज फिर कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जांच का सामना करेंगे, कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पद छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है। हम कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस केस को मैसूर लोकायुक्त को रेफर किया गया है क्योंकि कंप्लेंट वहीं दर्ज हुई थी। मुंडा की जमीन भी वहीं है। लेकिन बीजेपी इस मामले में सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रही है। आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग को लेकर सिद्धारमैया के घर का घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच लोकायुक्त से नहीं सीबीआई से करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हरियाणा की रैली में इस मुद्दे को उठाया। मोदी ने कहा कि करप्शन कांग्रेस के डीएनए में है, कर्नाटक में उसी डीएनए का असर दिखाई दे रहा है। आज कर्नाटका में उनकी सरकार है, जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में आज बाबा का बुलडोजर फिर चला। बहराइच के कैसरगंज के गांव में आज बुलडोजर से प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध कब्जों को हटा दिया। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। कुल 11 दुकानें और 8 घरों पर बुलडोजर चला। ये सारे मकान और दुकान सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बने थे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने मकान मालिकों को काफी दिन पहले नोटिस दे दिया था। ज्यादातर लोगों ने अपना सामान हटाकर कब्जे की जमीन को खाली भी कर दिया था। आज जो घर गिराए गए उनमें ज्यादातर खाली थे, लेकिन जिन लोगों का घर टूटा है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मांगे हैं। डिमोलिशन के दौरान इलाके में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ क्योंकि कब्जा हटाने का आदेश हाईकोर्ट से आया था। इसके बावजूद प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात की थी। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को भी यह पता नहीं था कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने हैं। मामला तब खुला जब 2 पड़ोसियों के बीच 3 फीट के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। हसीबुल नाम की महिला के घर के सामने एक रास्ता जाता था जिस पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया था। इसे लेकर पिछले साल हसीबुल ने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान पता चला कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो सरकारी है। इस इलाके में और भी कई ऐसी जगहें हैं जो अवैध कब्जे में थी। इसके बाद पैमाइश हुई और कोर्ट ने प्रशासन को सारे गैर कानूनी कब्जे हटाने का आदेश दिया।
दिल्ली से आज एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई। पुलिस ने एक युवक पर विचार किया, जिस युवक ने उसके मकान में किराए पर रह रही एक लड़की के बाथरूम और कमरे में स्पाई कैमरे लगाए हुए थे। लड़की सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ये लड़की जब भी छुट्टी पर अपने घर जाती थी तो अपने कमरे की चाबी मकान मालिक के बेटे को सौंप देती थी। इस बार जब लड़की अपने घर से वापस आई तो मकान मालिक का लड़का किसी न किसी बहाने उससे बार बार कमरे की चाबी मांगने की कोशिश कर रहा था। इस पर लड़की को शक हुआ। उसने फ्लैट को चेक किया। बाथरूम में लगे बल्ब के होल्डर के पीछे एक स्पाई कैम मिला। इसके बाद कमरे में भी 2 स्पाई कैम मिले। लड़की घबरा गई। उसने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और जब तक उसके परिवार वाले दिल्ली नहीं पहुंच गए तब तक लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। इसके बाद लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। चेकिंग में पता चला कि मकान मालिक के लड़के ने लड़की के कमरे और बाथरूम में कई स्पाई कैम लगाए थे और उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था। यही नहीं, मकान मालिक के बेटे ने लड़की के व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक किया हुआ था और उसकी चैट भी पढ़ता था। पुलिस ने घिनौनी हरकत करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के का कहना है कि मकान मालिक का लड़का उसे बहन कहता था, इसलिए उसने कभी लड़के पर शक नहीं किया। अब लड़की को इस बात की चिंता है कि स्पाई कैम से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस का कहीं मिसयूज ना हो जाए। लड़की ने कहा कि उसकी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि वो इतनी डिस्टर्ब्ड है कि एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। उसने आरोपी युवक के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है।